नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन ऑफ स्टोरीज पर। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। राहुल से शादी कर प्रिया ससुराल आई तो खुशी से झूम उठी। यहाँ उसका इतना भव्य स्वागत होगा, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ससुराल में रस्में चलती रही। इसके बाद वह कमरे में आराम करने लगी। शाम करीब 4 बजे कमरे में राहुल आया और प्रिया से बोला, मेरा एक दोस्त बहुत दिन से कैंसर से जूझ रहा था। उसके घर वालों ने फोन कर अभी बताया कि उसका देहांत हो गया है, इसलिए मुझे उसके घर जाना होगा। प्रिया का ससुराल में पहला दिन था, इसलिए उसने पति को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राहुल उसे यह समझाकर चला गया कि तुम चिंता मत करो, देर रात तक वापस आ जाऊंगा। राहुल के जाने के बाद उसकी छोटी बहन मधु प्रिया के पास आ गई और उससे कई घंटे इधर उधर की बातें करती रही। रात के 9 बजे प्रिया को खाना खिलाने के बाद मधु उससे यह कहकर चली गई कि भाभी अब थोड़ी देर सो लीजिए, भैया आ जाएंगे तो फिर आप सो नहीं पाओगी। ननद मधु के जाने के बाद प्रिया अपने सुखद भविष्य की कल्पना करते करते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। प्रिया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उससे 3 साल छोटा उसका भाई था। वह 12वीं कक्षा में पढ़ता था। पिता की कपड़ों की दुकान थी। ग्रेजुएशन के बाद प्रिया ने नौकरी की तैयारी की तो 10 महीने बाद ही एक बैंक में उसकी नौकरी लग गई। 2 साल नौकरी करने के बाद पिता ने राहुल नाम के युवक से उसकी शादी तय कर दी। शादी के 3 साल पहले ही रेलवे में राहुल की नौकरी लगी थी। उसके पिता रिटायर्ड शिक्षक थे और माँ हाउसवाइफ थी। राहुल से 3 साल छोटा उसका भाई अमर था, जो 10वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा था। अमर से 4 साल छोटी मधु थी, जो 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी। पति के जाने के कुछ देर बाद प्रिया गहरी नींद में सो रही थी। तभी ननद मधु उसके कमरे में आई। उसने प्रिया को झकझोर कर उठाया। मधु रो रही थी। रोते रोते ही वह बोली, भाभी अनर्थ हो गया। राहुल भैया दोस्त के घर से लौट रहे थे कि रास्ते में उनकी बाइक ट्रक से टकरा गई। घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। पापा को थोड़ी देर पहले ही पुलिस ने से सूचना मिली है। यह खबर सुनते ही प्रिया के होश उड़ गए। उस समय रात के 2 बज रहे थे। क्या से क्या हो गया था। पति की मौत का प्रिया को ऐसा गम हुआ कि वह उसी समय बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसे होश आया तो अपने आप को उसने घर के लोगों से घिरा हुआ पाया। पड़ोस के लोग भी थे। सब उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई डायन कह रहा था, कोई अभागिन, तो कोई उसका पूर्व जन्म का पाप बता रहा था। रोने के सिवाय प्रिया कर ही क्या सकती थी। कुछ घंटे पहले वह स्वाधीन थी और कुछ देर बाद ही विधवा हो गई थी। खबर पाकर प्रिया के पिता भी वहां पहुंच गए थे। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने राहुल का शव घर वालों को सौंप दिया था। 13वीं के बाद प्रिया मायके जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक सिर चकराया और वह फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। ससुराल वालों ने उठाकर उसे बिस्तर पर लेटाया। मेहमान भी वहां आ गए। डॉक्टर को बुलाया गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि प्रिया 2 महीने की प्रेग्नेंट है, पर वह बेहोशी कमजोरी के कारण हुई थी। 2 सप्ताह पहले ही तो प्रिया बहू बनकर इस घर में आई थी, तो 2 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो गई। सोचकर सभी लोग परेशान थे। प्रिया के पिता भी वहीं थे। वह सकते में आ गए। प्रिया को होश आया तो सास दहाड़ उठी, बता तेरे पेट में किसका पाप है। जब तू पहले ही इधर उधर मुंह मारती फिर रही थी तो मेरे बेटे से शादी क्यों की। प्रिया कुछ न कह पाई, पर उसे याद आया कि रोका के 2 दिन बाद ही राहुल ने उसे फोन करके मिलने के लिए कहा था। उसने राहुल से मिलने के लिए मना करते हुए कहा कि मेरे खानदान की परंपरा है कि रोके के बाद लड़की अपने होने वाले दूल्हे से शादी के दिन ही मिल सकती है। माँ ने आपसे मिलने को मना कर रखा है। राहुल ने उसकी बात नहीं मानी थी। वह हर हाल में उससे मिलने की जिद कर रहा था, तो वह उससे मिलने के लिए राजी हो गई। शाम को छुट्टी हुई तो प्रिया ने माँ को फोन करके झूठ बोल दिया कि आज ऑफिस से बहुत काम है, रात को 8 बजे के बाद ही घर आ पाऊंगी। फिर वह उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में चली गई।
उस दिन के बाद भी उनके मिलने जुलने का कार्यक्रम चलता रहा। राहुल अपनी कसम दे देकर उसे मिलने के लिए मजबूर कर देता था। वह इतना अवश्य ध्यान रखती थी कि घर वालों को यह भनक ना लगे। एक दिन राहुल उसे बहला फुसलाकर एक होटल में ले गया। कमरे का दरवाजा बंद कर उसे बाहों में भरा तो वह उसका इरादा समझ गई। प्रिया ने शादी से पहले सीमा लांघने को मना किया, लेकिन राहुल नहीं माना। मजबूर होकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। गलती का परिणाम अगले महीने ही आ गया। जांच करने पर पता चला कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। राहुल का अंश उसकी कोख में आ चुका था। वह घबरा गई और उसने राहुल से जल्दी ही शादी करने की बात कही। देखो प्रिया, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बैंक्वेट हॉल, बैंड वाले, बग्गी आदि सब कुछ तय हो चुके हैं। 1 महीना ही तो बचा है। घर वालों को सच्चाई बता दूंगा तो तुम ही बदनाम होगी। तुम चिंता मत करो, शादी के बाद मैं सब संभाल लूंगा। जब सास उसे तरह तरह के ताने देने लगी तो प्रिया ने आखिर चुप्पी तोड़ दी। उसने सभी के सामने सच्चाई बता दी, पर उसका सच किसी ने स्वीकार नहीं किया। किसी ने उसकी कहानी मनगढ़ंत बताई। आखिर उसके सिर बद चलने का इल्जाम लेकर प्रिया माता पिता के साथ मायके आ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। भविष्य अंधकार में लग रहा था। होने वाले बच्चे की चिंता उसे अधिक सता रही थी। 5 दिन बाद प्रिया जब कुछ सामान्य हुई तो माँ ने उसे समझाते हुए गर्भपात कराकर दूसरी शादी करने की सलाह दी। कुछ सोचकर प्रिया बोली, मम्मी, गलती मैंने की है तो बच्चे को सजा क्यों दूं? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं बच्चे को जन्म दूंगी, उसके बाद ही भविष्य की चिंता करूंगी। प्रिया को ससुराल से आए 20 दिन हो चुके थे तो अचानक अमर आया। वह बोला, मुझे विश्वास है कि तुम बदचलन नहीं हो। तुम्हारे पेट में मेरे भाई का ही अंश है। जब तुम ये बात समझ रहे थे तो उस दिन अपना मुंह क्यों बंद कर लिया था, जब सभी मुझे बदचलन बता रहे थे? प्रिया ने गुस्से में कहा। उस दिन मैं तुम्हारे भविष्य को लेकर चिंतित हो गया था, फिर यह फैसला नहीं कर पाया कि क्या करना चाहिए। अमर बोला। प्रिया अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोली, अब क्या चाहते हो? तुमसे शादी करके तुम्हारा भविष्य संवारना चाहता हूँ। तुम्हारे होने वाले बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने मम्मी पापा को राजी कर लिया है। ऑफिस और मोहल्ले में वह बुरी तरह बदनाम हो चुकी थी। सभी उसे दुष्चरित्र समझते थे। ऐसी स्थिति में आसानी से किसी दूसरी जगह शादी होने वाली नहीं थी। इसलिए आत्म मंथन करने के बाद वह उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। प्रिया बच्चे की डिलीवरी के बाद शादी करना चाहती थी, लेकिन अमर ने कहा कि वह डिलीवरी से पहले शादी करके बच्चे को अपना नाम देना चाहता है। ऐसा ही हुआ। डिलीवरी से पहले उन दोनों की शादी हो गई। जिस घर से प्रिया बेइज्जत होकर निकाली गई थी, उसी घर में पूरे सम्मान से अमर के कारण वह वापस लौट आई थी। फलस्वरूप प्रिया ने अमर को दिल में बसाकर प्यार से नहला दिया था और पलकों पर बैठा लिया। अमर भी उसका पूरा ख्याल रखता था। घर का कोई काम उसे नहीं करने देता था। काम के लिए उसने नौकर रख लिया था। अमर का भरपूर प्यार पाकर प्रिया इतनी गदगद थी कि उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। डिलीवरी के समय हुआ तो बातों ही बातों में अमर ने प्रिया से कहा कि तुम अपने बैंक की डिटेल्स दे दो। डिलीवरी के समय अगर मेरे अकाउंट में रुपए कम पड़ जाएंगे तो तुम्हारे अकाउंट से ले लूंगा। प्रिया को उसकी बात अच्छी लगी। बैंक की पासबुक, डेबिट कार्ड और ब्लैंक चेक्स पर दस्तखत करके पूरी की पूरी चेकबुक उसे दे दी। नॉर्मल डिलीवरी से बेटा हुआ तो उसका नाम शिवांश रखा गया। 6 महीने बाद अमर ने हनीमून पर शिमला जाने का प्रोग्राम बनाया तो प्रिया ने मना नहीं किया। वहां से लौटकर आई तो वह बहुत खुश थी। अमर का अथाह प्यार पाकर वह राहुल को भूल ही गई थी। शिवांश 1 साल का हो गया था, फिर भी प्रिया ने अमर से डेबिट कार्ड और दस्तखत किए हुए चेक्स वापस नहीं लिए थे। इसकी कभी जरूरत ही महसूस नहीं की थी। अमर ने उसके अंधकार में जीवन को रोशनी से नहला दिया था। ऐसे में भला उस पर अविश्वास कैसे कर सकती थी? जरूरत तब पड़ी जब एक दिन प्रिया के पिता को बिजनेस में कुछ नुकसान हुआ और उन्होंने उससे 3 लाख रुपए मांगे। तब प्रिया ने
पिता का अकाउंट नंबर अमर को देते हुए कहा, अमर, मेरे अकाउंट से पापा के अकाउंट में 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर देना। इतना सुनते ही अमर ने प्रिया से कहा, डार्लिंग, तुम्हारे अकाउंट में रुपए है कहाँ? मुश्किल से 200-400 रुपए होंगे। प्रिया को झटका लगा क्योंकि उसके अकाउंट में तो 12 लाख रुपए से अधिक थे। आखिर वो पैसे गए कहाँ? उसने अमर से पूछा। मेरे अकाउंट में उस समय 12 लाख रुपए से अधिक थे। इसके अलावा हर महीने 40,000 रुपए सैलरी भी आ रही है। सारे के सारे पैसे कहाँ खर्च हो गए? अमर झुंझलाते हुए बोला, कुछ तुम्हारे डिलीवरी में खर्च हुए, कुछ हनीमून पर खर्च हो गए, बाकी रुपए घर की जरूरतों पर खर्च हो गए। तुम्हारे पैसों से ही तो घर खर्च चल रहा है। मेरी सैलरी और पापा की पेंशन के पैसे तो मधु की शादी के लिए जमा हो रहे हैं। अमर का जवाब सुनकर प्रिया खामोश हो गई, पर उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ कहीं कुछ न कुछ गलत हो रहा है। डिलीवरी के समय उसे छोटे से नर्सिंग होम में दाखिल करवाया गया था। उसका बिल मात्र 30,000 रुपये आया था। हम हनीमून पर भी अधिक पैसा खर्च नहीं हुआ था। जिस होटल में ठहरे थे वह बिल्कुल ही साधारण सा था। उसका खान पान भी सामान्य हुआ था। जो होना था वह हो चुका था। उस पर बहस करती तो रिश्ते में खटास आ जाती। लिहाजा उसने भविष्य में सावधान रहने की ठान ली। अमर से अपनी बैंक पासबुक, चेकबुक और डेबिट कार्ड लेकर उसने कह दिया कि वह घर खर्च के लिए महीने में सिर्फ 10,000 रुपए देगी। सैलरी के बाकी पैसे शिवांश के भविष्य के लिए जमा करेगी और मधु की शादी में 2 लाख रुपए दे देगी। प्रिया के निर्णय से अमर को दुख हुआ, लेकिन वह उस समय कुछ बोला नहीं। अगले दिन ही प्रिया ने बैंक में ओवरड्राफ्ट के जरिए पैसे लेकर अपने पिता को दे दिए, पर उन्हें यह नहीं बताया कि अमर उसके सारे रुपए खर्च कर दिए। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। उसके बाद अचानक अमर ने उससे कहा कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्यों? प्रिया ने पूछा। बिजनेस करना चाहता हूँ, इसके लिए तैयारी कर ली है, पर तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकता। तुम्हारी मदद हर तरह के से करूंगी। बताओ मुझे क्या करना होगा? प्रिया ने पूछा। तुम्हें अपने नाम से 50 लाख रुपए का लोन बैंक से लेना है। उसी रुपए से बिजनेस करूंगा। मेरा कुछ इस तरह का बिजनेस होगा कि लोन 5 साल में चुकता हो जाएगा। इतने रुपए का लोन मुझे नहीं मिलेगा। अभी नौकरी लगे 5 साल ही तो हुए हैं। मैंने पता कर लिया है, होम लोन मिल जाएगा। होम लोन लोगे तो बिजनेस कैसे करोगे? इस लोन में फ्लैट या कोई मकान लेना ही होगा, प्रिया ने बताया। इसकी चिंता तुम मत करो, मैंने सारी व्यवस्था कर ली है। तुम्हें सिर्फ होम लोन के पेपर्स पर दस्तखत कर बैंक में जमा करवाने हैं। मैं कुछ समझी नहीं, तुम करना क्या चाहते हो? ठीक से बताओ। अमर ने अपनी योजना प्रिया को बताई तो वह सकते में आ गई। दरअसल अमर ब्रोकर के माध्यम से फर्जी कागजात पर होम लोन लेना चाहता था। इसमें उसे 3 महीने बाद पूरे पैसे कैश में मिल जाते। बाद में ब्रोकर अपना कमीशन लेता। प्रिया ने इस काम के लिए मना किया तो अमर ने उसे अपनी कसम देकर अंततः मना लिया। अमर ने 5 दिनों में पेपर तैयार करके प्रिया को दिए तो वह धर्म संकट में पड़ गई कि सिग्नेचर करूं या ना करूं। इसी उधेड़बुन में 3 दिन बीत गए तो घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली सरोज अचानक उससे बोली, मैम साहब, सुना है आप बैंक से लोन लेकर अमर बाबू को देंगी। तुम्हें किसने बताया? प्रिया ने हैरत से पूछा। कल आपके घर में काम करके जा रही थी तो बरामदे में अमर बाबू और उसकी माँ के बीच हुई बात सुनी। अमर बाबू कह रहे थे, चिंता मत करो माँ, लोन लेकर प्रिया रुपए मुझे दे देगी तो उसे घर में रहने नहीं दूंगा। इस पर तरह तरह के इल्जाम लगाकर घर से बाहर कर दूंगा। सरोज चुप हो गई तो प्रिया को लगा कि उसकी दिल की धड़कनें बंद हो जाएंगी, पर जल्द ही उसने अपने आप को संभाल लिया। सरोज को डांटते हुए कहा, बकवास बंद करो। सरोज डांट खाकर पल दो पल तो चुप रही, फिर बोली, कुछ दिन पहले मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हुई थी तो आपने रुपए से मेरी मदद की थी, इसलिए मैंने कल जो कुछ भी सुना था आपको बता दिया। वह फिर बोली, मैम साहब, अमर बाबू से सावधान रहिएगा, वह अच्छे इंसान नहीं है। उनकी नजर हमेशा अमीर लड़कियों पर ही रहती थी। उन्होंने आपसे शादी क्यों की? मेरी समझ से बाहर की बात है।
इसमें भी जरूर उन पर उनका कोई ना कोई मकसद होगा। शक घर कर गया तो प्रिया ने अपने मौसेरे भाई कपिल से अमर की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। कपिल पुलिस इंस्पेक्टर था। कपिल ने 10 दिन में ही अमर की जन्म कुंडली खंगाल कर प्रिया के सामने रख दी। पता चला कि अमर आवारा किस्म का था। प्राइवेट जॉब से वह जो कुछ भी कमाता अपने कपड़ों और शौक पर खर्च कर देता था। वह आकर्षक तो था ही, खुद को ग्रेजुएट बताता था। अमीर घर की लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठना वह अच्छी तरह जानता था। प्रिया को यह पता चल चुका था कि उससे 50 लाख रुपए ऐंठने का प्लान अमर ने अपनी माँ के साथ मिलकर बनाया था। माँ ऐसी लालची थी कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसने अमर को प्रिया से शादी करने की इजाजत इसीलिए दी थी कि अमर ने उसे 2 लाख रुपए देने का वादा किया था। विवाह के 1 साल बाद अमर ने अपना वादा पूरा भी किया था। अमर पर प्रिया से किसी भी तरह से रुपए लेने का जुनून सवार था। रुपए के लिए वह उसके साथ कुछ भी कर सकता था। अमर की सच्चाई का पता लगने पर प्रिया को अपने अस्तित्व समाप्त होता सा लगा। अस्तित्व बचाने के लिए कड़ा फैसला लेते हुए प्रिया ने अमर को कह दिया कि वह बैंक से किसी भी तरह का लोन नहीं लेगी। अमर को बहुत गुस्सा आया, पर कुछ सोचकर उसने अपने आप को काबू में कर लिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कुछ दिन खामोशी से बीत गए। अमर और उसकी माँ ने प्रिया से बात करनी बंद कर दी। प्रिया को लग रहा था कि दोनों के बीच कोई खिचड़ी पक रही है, पर क्या, समझ नहीं पा रही थी। एक दिन सास अमर से कह रही थी कि प्रिया को कब घर से निकालोगे? उसने तो लोन लेने से भी मना कर दिया, फिर उसे बर्दाश्त क्यों कर रहे हो? उससे तो 50 लाख लेकर ही रहूंगा माँ, अमर ने कहा। पर कैसे? उसका कत्ल करके। उसकी माँ चौंक गई। मतलब? मुझे पता था कि फर्जी कागजात पर वह लोन नहीं लेगी, इसलिए 7 महीने पहले ही मैंने योजना बना ली थी। कैसी योजना? प्रिया का 50 लाख रुपए का जीवन बीमा करा चुका हूँ, उसका प्रीमियम बराबर दे रहा हूँ। उसकी हत्या करा दूंगा तो रुपए मुझे ही मिलेंगे, क्योंकि नॉमिनी मैं ही हूँ। अमर की योजना पर माँ खुश हो गई। कुछ सोचते हुए बोली, अगर पुलिस की पकड़ में आ गए तो सारी की सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। ऐसा नहीं होगा माँ, प्रिया की हत्या कुछ इस तरह से करवाऊंगा कि वह रोड एक्सीडेंट लगेगा। पुलिस मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगी। बाद में शिवांश का भी कत्ल करा दूंगा। कुछ देर चुप रहकर अमर ने फिर कहा, प्रिया की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर बैंक में मुझे नौकरी भी मिल जाएगी। फिर किसी अमीर लड़की से शादी करके कोई परेशानी नहीं होगी। प्रिया ने दोनों की बात मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। माँ बेटे के षड्यंत्र का पता चल गया था। अब उसका वहां रहना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए एक दिन वह अपने बेटे शिवांश को लेकर किसी बहाने से मायके चली गई। सारा घटनाक्रम माँ बाप को बताया तो उन्होंने अम्र से तलाक लेने की सलाह दी। प्रिया अम्र को सिर्फ तलाक देकर नहीं छोड़ना चाहती थी, बल्कि वह उसे जेल की हवा खिलाना चाहती थी। यदि उसे यूं छोड़ देती तो वह फिर से किसी न किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देता। फिर थाने जाकर प्रिया ने अमर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। सबूत में मोबाइल में रिकॉर्डिंग की गई बातें पुलिस को सुना दी। तब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अमर को गिरफ्तार कर लिया। कुछ महीने बाद ही प्रिया ने अमर से तलाक ले लिया। इसके बाद पापा ने उसे फिर से शादी करने का सुझाव दिया। शादी के नाम का कोई ठप्पा अब प्रिया नहीं लगाना चाहती थी। पापा को समझाते हुए बोली, मुझे किस्मत से जो मिला था मिल चुका है। फिलहाल जिंदगी से बहुत खुश हूं, फिर शादी क्यों करूं? आप ही बताइए पापा कि इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? खुशी और संतुष्टि, यही ना? बेटे की परवरिश करने में जो खुशी मिलेगी वही मेरी उपलब्धि होगी। फिर मैं बार बार किस्मत आजमाने क्यों जाऊं? पापा को लगा कि प्रिया सही रास्ते पर है और फिर वो भी चुप हो गए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।